ओके सर। गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आईएफपीएच के 438वें हिंदी सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। ये कार्यक्रम हमारा 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर गीता रानी अरोरा मैम, और उनका टॉपिक है मैग्नीशियम समूह के होम्योपैथिक औषधियाँ। और इससे पहले कि मैम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैम एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है जो कि क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 18 सालों से। और मैम एक सर्टिफाइड जीएमपी कंसल्टेंट भी हैं। मैम ने 2003 मई से लेकर के दिसंबर 2004 तक डॉक्टर एच एल चितकारा सर के साथ में एज अ जूनियर कंसल्टेंट वर्क किया है। जुलाई 2004 से नवंबर 2004 तक नजर कंवर सुराना चैरिटेबल ट्रस्ट में एज अ मेडिकल ऑफिसर वर्क किया है। अगस्त 2004 से दिसंबर 2007 तक होम्योपैथिक कंसल्टेंट उन्होंने वर्क किया है केयर पॉलीक्लिनिक लाजपत नगर में। और जनवरी 2008 से अभी करेंटली मैम अपना प्राइवेट कंसल्टेशन क्लिनिक चला रहे हैं। साथ में मैम लंदन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में मेंबर भी हैं 2017 से। इन्होंने 45 पेपर से भी ज्यादा प्रेजेंट कर पब्लिश किए हुए हैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में। और 50+ पेपर्स मैम के पब्लिश हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 4 पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस में। और मैम एज अ रिव्यूअर भी वर्क करती हैं आईजेआरएच में। और मैम एज अ कंटेंट राइटर भी वर्क करते हैं और पब्लिशिंग डायरेक्टर है मैम बीज एंड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड में। और मैम की पब्लिकेशंस की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, मैं शायद सारा ना पढ़ पाऊँ। और मैम के काफी सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हो चुके हैं। वर्कशॉप मैम ने बहुत सारे अटेंड किए हैं, लाइक सिंपोजियम ऑन एड्स अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथिक केस टेकिंग सीरीज होम्योपैथिक स्टडी सर्कल में। और मैम को काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि रिसोर्स पर्सन फॉर नेशनल हेल्थ पोर्टल, स्टार एल्यूमिनाई अवार्ड ऑफ भारतीय विद्यापीठ, ऑनरेरी डिप्लोमा फ्रॉम जेपीएचएमए जापान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर जुत्सी अवार्ड एंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा चुका है मैम को भारतीय विद्यापीठ में। और मैम के मैम सोशली भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। मैम एक चैरिटेबल इनिशिएटिव चलाते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, जिसका नाम है स्वयं फाउंडेशन। और मैम एक न्यू दिल्ली के लोकल क्लब में फन क्लब की वॉलंटियर भी हैं, जहाँ पे बच्चों के हेल्थ और केयर के लिए काम होता है। और मैम फरीदपुर विलेज में हेल्थ कैंप्स में एज अ चीफ कंसल्टेंट भी विजिट कर चुके हैं 2009 में। और उन विलेजर्स को अभी भी मैम फ्री ऑफ सर्विस ऑफर करते हैं। तो मैम के अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं। और आज आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पे मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ हिंदी टीम की तरफ से, और आपसे आग्रह करती हूँ कि आज का आप अपना सेशन शुरू करें। अंकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मुझे पूरा मेरा 25 ईयर्स का सब कुछ याद दिला दिया जो मैं भूल गई थी। मोस्ट वेलकम बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। मैं भी देखिए आप सबकी तरह से एक प्रैक्टिशनर हूँ। अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ और भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ दैट मौका मिला जो आज मैं काम कर रही हूँ। ऐसा कि जैसा कि आपने बताया, मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस के साथ साथ शुरू से होम्योपैथ दवा कैसे बननी चाहिए और रहा है। और मुझे ऐसा लगता है पर शोध होना और उसके ऊपर काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जिसकी वजह से आज हमारे देश, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज अगर हम फंडामेंटल साइंसेस के ऊपर, होम्योपैथिक बनने के तरीकों के ऊपर कुछ शोध करेंगे, कुछ पेपर्स हमारे ऑनलाइन आए, तो आज के बाद या 20 साल के बाद जो जनरेशन आएगी उसका हमारे ऊपर, चाहे वो क्लिनिकल है, चाहे वो प्रिपरेशन मेथड के ऊपर है, क्योंकि हमारे डाइल्यूशन के ऊपर हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो होम्योपैथी को हमें आगे लेके जाने में हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, इसलिए मैं उस एरिया में हमेशा काम करती रही हूँ।
और क्लिनिकल के साथ साथ वो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सो या दैट्स व्हाट। एंड यस, सोशल इसलिए क्योंकि शायद हमें भगवान ने इतना कुछ दिया और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी दुनिया को जो भी वापस हम दे सकते हैं करें। सो वी हैव अ स्मॉल फाउंडेशन जिसके लिए हम काम करते हैं। और आई थिंक वहाँ काम क्या करती हूँ मैं, मुझे वहाँ बच्चों के साथ समय बिताकर जितनी खुशी मिलती है और जितनी एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, आई थिंक वो मेरे लिए फायदेमंद ज्यादा है इससे कि हम कंप्यूटर। So that's what I do, and so I think that's thank you Ankita so much. So सानी जी आप बताइए, हम कुछ समय वेट करेंगे या हम शुरू करेंगे, जैसा आप गाइड करें सर। आप कुछ बताना चाहेंगे प्लीज मैग्नीशियम के बारे में इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं। सानी सर आप मुझे सुन सकते हैं? अभी हम शुरू करें या अभी वेट करें, जैसा आप कहें। हेलो। जी सर। हेलो मैम। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, मैम ने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अभी आ रही है। तो सभी अभी आ सर शुरू करना है या अभी कुछ देर हम इंतजार करेंगे, कैसे करना है आप बताइए। आप पीपीटी को अपलोड कर सकती हैं ओके स्क्रीन शेयर ओके, से। मैं कर देती हूँ। सो हम शुरू करेंगे इस बारे में। मैं सबसे पहले एक चीज, कई बार अपने लेक्चर्स में मैं ये बात कहती हूँ कि एक चिकित्सक, और ये बात डॉक्टर केंट ने कही थी कि एक चिकित्सक सिर्फ वही देख सकता है जो वह जानता है। क्योंकि अगर हम कोई भी उपाय या कोई भी डायग्नोसिस हम नहीं जानते तो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, भले ही रोगी उसके साथ हमें प्रस्तुत करता है। सो ये डॉक्टर केंट ने कहा था। और उसी के आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मटीरिया मेडिका को याद करेंगे उन्हें अनजाने में असफल होना पड़ेगा। सो दोनों चीजें आपस में बहुत अलग हैं लेकिन दोनों का महत्व है कि अगर हमें किसी भी चीज को अपने पेशेंट में, अपने रोगी में ढूंढना है, उसके लिए हमें पहले उसके बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर हमें कोई डायग्नोसिस नहीं पता, हमने कभी पढ़ा नहीं, तो हम वो कभी डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर हमने कोई दवा समझी नहीं तो हम कभी भी वो दवा अपने पेशेंट में ढूंढ ही नहीं सकते। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि जितने भी ऐसी दवाइयां हैं जो कि मटीरिया मेडिका में है, हम उनको समझें, उनके बारे में जानें और ज्यादा से ज्यादा हम उसको समझें। सो इसी आई थिंक इसी थॉट को लेकर डॉक्टर सानी ने मुझसे कहा कि कोई ऐसा ग्रुप करो जो थोड़ा सा कम जानकार हो, और सर ने ही फिर मुझे सजेस्ट करा कि आप मैग्नीशियम ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज, इसी कारण से आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगी। एक मिनट में दूसरे, जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मैं Recording in progress. तो मैग्नीशियम एक अच्छी तरह से सिल्क या बहुत वेल प्रूवन रेमेडी नहीं है। हमारे पास मैग्नीशियम का डेटा कम है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए मैग्नीशियम को समझने के लिए, मैग्नीशियम ग्रुप की दवा को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग उसके बारे में और तरीके से कुछ शोध करें। जैसा कि मैग्नीशियम का रोल इन फिजियोलॉजी, कि वो शरीर में कैसे काम करता है, ये हम देख सकते हैं। डॉक्टर राम ने कहा है अंकिता की आवाज नहीं आ रही है, आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं क्या ठीक से? मैम सही है वॉइस। सर प्लीज अपना फोन का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आवाज सही आ रही है। डॉक्टर राम, इज इट ओके नाउ? ओके। सो रोल ऑफ मैग्नीशियम, डॉक्टर राम अब आप सुन सकते हैं?
डॉक्टर अंकिता, मैं आगे बढ़ूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम, श्योर। सो रोल ऑफ मैग्नीशियम इन फिजियोलॉजी, यानी कि मैग्नीशियम हमारे शरीर में कैसे काम करता है, हम इसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। मैग्नीशियम ज्यादा लेने की वजह से किस तरह के वो टॉक्सिकोलॉजी जो एक साइंस है जो किसी भी चीज के एक्सेस यूज के बारे में बताती है, उससे हम मैग्नीशियम को समझ सकते हैं मेडिका मेडिका के बियॉन्ड। और हमारी जितनी भी स्रोत पुस्तकें हैं और रिपर्टरी है, क्योंकि रिपर्टरी में कई बार कुछ इस तरह के रूब्रिक्स होते हैं जो आप मटीरिया मेडिका में शायद सिम्टम के रूम में नहीं ढूंढ पाते। तो मैं कई बार कई ड्रग्स को समझने के लिए सिर्फ रिपोर्टरी में उसके जितने भी रूब्रिक्स हैं उनको निकाल कर भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे लगता है कई बार मेरी मटीरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग और बेटर। सो वो एक और तरीका है। और दूसरा क्लिनिकल, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसके सिवाय उसमें क्या नया मिलता है वो भी आप उसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें, अ, जैसे कि हमने कहा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर मैग्नीशियम का क्या रोल है उसकी बात करते हैं। मैग्नीशियम जो है हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो एक ऐसा हमारा एक ऐसा एक कोण है ऐसा हमारे बॉडी के अंदर जो कि एडीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा बनाने का काम करता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा बनाने का काम एटीपी करता है उसके अंदर मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। मौलिक ऊर्जा उत्पादन तंत्र के लिए मैग्नीशियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। दैट्स वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वजह से मैग्नीशियम की कमी की वजह से कमजोरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो इस्तेमाल है, नॉट इस्तेमाल, हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे उसकी जरूरत होती है, हमारे बॉडी के मेल्स के स्पर्म सेल्स के अंदर मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि स्पर्म सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो विद इन फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू आवर्स उनको अपना पूरा रास्ता तय करना होता है। वहां पे मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जर्मिनेशन के लिए बॉडी के अंदर जितने भी हमारे जर्म सेल्स होते हैं वहां पे मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और शुक्राणु में रोल रहता है, मांसपेशियों में रोल रहता है। और एक मतलब मैग्नीशियम एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक आयन है जो कि एंजाइम और कैटलिस्ट की तरह बहुत सारी एक्टिविटीज में हमारी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा बनाते हैं और संग्रहण करते हैं उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मैग्नीशियम जो है हमारी हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बैलेंस है वो बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी वो मसल्स जो कि हमारी बोन के साथ रहती है उसके अंदर भी मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम सब सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैग्नीशियम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सॉरी स्केलेटल मसल्स और हार्ट, ये भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद मैग्नीशियम का जो रोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी हृदय की मांसपेशियों में भी मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कुछ स्टडीज में देखा गया। इस तरह की बहुत सारी स्टडीज आपको पता होगा सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे नहीं होती हैं, एनिमल्स पे भी होती हैं। और एक मैंने रिसर्च से डेटा निकाला कि उसमें लिखा था कि जब भी हमारे हृदय के अंदर, जैसे हम बोलते हैं इस्केमिया का अटैक हुआ या हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया, तो ऐसा देखा गया कि हृदय की मांसपेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ये रिएक्शन होते हैं। तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस्केमिया के दौरान
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम के क्रिस्टल्स का निर्माण होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हमारी हार्ट मसल्स में होता है वह बाधित हो जाता है। और ये क्रिस्टल्स जो हैं, ये कुछ पिक्चर्स अगर आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं जब इस्केमिया होता है हमारे लिए। तो ये क्रिस्टल हृदय के को अपरिवर्तन क्षति पहुंचाते हैं। अगर ये इस्कीमिया ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसका उस समय पर इस तरह के क्रिस्टल्स वहां पे रास्ता रोक देते हैं और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। और हमारा इससे, ये मैं कैल्शियम क्रिस्टल्स की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि तथ्य ये है कि मैग्नीशियम का जो हमारा प्रशासन, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बैलेंस है वो हार्ट मसल्स के अंदर बना रहना जरूरी है। और ऐसा भी कुछ स्टडीज में देखा गया जहां पे एक्सेसिव एक्सरसाइज कराकर वो इस्केमिया की कंडीशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। जिन केसेस के अंदर उन्होंने मैग्नीशियम पहले दिया वहां पे इस्केमिया नहीं हुआ। तो आप देखिए मैग्नीशियम एक इतना छोटा आयन होने के बावजूद कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हार्ट मसल्स में। तो आप ये समझिए कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैग्नीशियम होने की वजह से ही हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम कर सकते हैं। सो जब हम होम्योपैथी पढ़ते हैं तो हमें उसके साथ साथ, मेरा एक ऐसा सुझाव है कि हमें अपनी हर पेशेंट को एक डिजीज डायग्नोसिस के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हम हर पेशेंट के अंदर उसके मानसिक उसको नहीं समझ सकते। तो कहीं पे अगर हम पैथोलॉजी समझ सकते हैं और हमें स्पेयर ऑफ एक्शन उससे मिलता है तो हम वहां पे भी दवा उस तरह से निकाल सकते हैं। सो इसलिए मैग्नीशियम का रोल शरीर में समझना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मेन फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। हार्ट मसल्स, दिल की मांसपेशियां, हमारी शरीर की पूरी मांसपेशियां, हमारा एनर्जी प्रोड्यूसिंग। और अगर आप देखेंगे कि एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे दिमाग को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम का रोल हमारे हृदय के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी मांसपेशियों के ऊपर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम को देखें, अगर हमें कोई भी पेशेंट के अंदर लगता है कि मैग्नीशियम की कमी है या मैग्नीशियम का डिस्ट्रप्शन है, तो ऑफ कोर्स अगर आप देखें मैग्नीशियम हम किस लिए यूज करते हैं, पीरियड्स के क्रैम्प्स के पेन्स के, मसल्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन शायद हमने कभी भी उसको हार्ट मसल्स या हृदय की केसेस के लिए यूज नहीं करा। ये एक ऐसा एरिया है जो हम सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाने के लिए मैग्नीशियम के जो सोर्सेस हैं, गेहूं की भूसी, ब्राउन राइस जो होता है, जौ, दलिया, मक्का, पालक, काजू, बादाम, सोयाबीन और कद्दू के बीज। आजकल आपने देखा होगा लोग काफी सारे बीज खाते हैं, डाइटिशियंस बहुत सारे बीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो पंपकिन सीड्स होते हैं हरे रंग के, वो भी मैग्नीशियम में बहुत रिच होते हैं। मूंगफली सर्दियों में हमारे उसमें लिखा ही रहता है, हमारे यहाँ बताया जाता है कि सर्दियों में मूंगफली खानी चाहिए। तो मूंगफली भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। मछली जो कि नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए हो गया, दही और बेक्ड पोटेटोज, जो आप आलू जैसे हम छील के खाते हैं लेकिन उसको जो उसका छिलका होता है उसके अंदर ज्यादा मैग्नीशियम रहता है। तो ये कुछ सोर्सेस हैं। उसके बाद अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो क्या हो सकता है, और मैग्नीशियम की कमी होती कब है? मैग्नीशियम की कमी हो सकती है जब कभी कभी मैग्नीशियम पेशाब में ज्यादा निकल जाए, या कई बार पेट की कोई भी इस तरह की बीमारी जहाँ पे हमारे शरीर में खाने का एब्जॉर्प्शन, या हम जिसे कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। जैसा ये आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि कई बार आप, ऐसा नहीं है कि आयरन सिर्फ आप खा कम रहे हैं, ऐसा भी कई बार होता है कि आपके शरीर को लग नहीं रहा। तो ऐसे केसेस के अंदर भी मैग्नीशियम की कमी के लक्षण दिख सकते हैं। और कई बार जब आप खाने में मैग्नीशियम ले नहीं पा रहे, तो सबसे मेन लक्षण मैग्नीशियम की कमी के क्या होते हैं? अनियमित दिल की धड़कन। अब आप देखिए हमने दिल की बात करी, दिल की मसल्स में मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो कार्डियक सिम्टम्स आते हैं। और गुर्दे की पथरी भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकती है। और
नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा मेंटेन करता है हमारा हमारा हम कितने जागरूक हैं, हम कितने अपने आप को होशोवास में रख पा रहे हैं, हम कितना एक्टिव महसूस कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है। आपको थकान महसूस होना, नींद की बीमारी होना, चिड़चिड़ापन होना, डिप्रेशन होना, ये सब मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर जहाँ पे इस तरह की पैथोलॉजी दिख रही है, अगर आपको मैग्नीशियम रेमेडी दिखती है, मैग्नीशियम ग्रुप ऑफ रेमेडी दिखता है एज अ ग्रुप, तो आप मैग्नीशियम से उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर जहाँ पे इस तरह की पैथोलॉजी मैच करती है और पेशेंट का टोटालिटी मन के हिसाब से भी मैग्नीशियम ग्रुप को कवर करता है। वहां पे मैग्नीशियम सप्लीमेंट वो काम नहीं करते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन करते हैं। और इस समय में ये भी बताना चाहूंगी कि मैग्नीशियम मैंने ऐसा देखा है कि बहुत इस तरह के केसेस में काम करती है जहाँ पे पैथोलॉजी बहुत डीप है। उसका कारण मैं आगे डिस्कस करूंगी। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है या मेरी समझ है कि मैग्नीशियम क्यों डीप पैथोलॉजीज, फाइब्रॉइड्स, इवन कैंसर्स, सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सिवियर कॉन्स्टिपेशन फॉर इयर्स जिन लोगों को रहा हो, ऐसे केसेस के अंदर, और पीसीओएस के केसेस के अंदर, और जो हम बात करते हैं स्पैस्मोटिक डिस्मेनोरिया, जहाँ जो बहुत ही सिवियर डिस्मेनोरिया होता है, नॉट कंजेस्टेड। सो इन सब केसेस के अंदर मैंने मैग्नीशियम रेमेडी का रोल बहुत बहुत अच्छा देखा है। जो केसेस बहुत ही क्रॉनिक रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, और कई बार हमने सोचा होता है कि वो शायद मैट्रम है, वो शायद गिलकीरिया है, लेकिन वो अल्टीमेटली मैग्नीशियम पेशेंट निकलता है। सो मैं एंड में अगर हमें समय मिलेगा तो मैं सोडियम और मैग्नीशियम को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कैसे हम आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करें। क्योंकि मैग्नीशियम जब हम टोटलिटी लेते हैं, बहुत बार सोडियम ग्रुप के जैसा लगता है या नाट्रियम ग्रुप के जैसा लगता है, कई बार कैल्केरिया के जैसा लगता है। तो वो फाइन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन या हमें उसको एक दूसरे से अलग करना, ये कला है। सो उसके बाद वापस मैं आती हूँ टॉपिक पर। मैग्नीशियम अगर एक्सेस हो जाता है शरीर में तो किडनी या गुर्दे की विफलता के साथ जुड़े हुए लक्षण नजर आते हैं। और जुलाब और एंटासिड की बहुत बड़ी खुराक, अगर आप जानते हो, लोग जो लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा लोग लैक्सेटिव्स लेते हैं, उसके अंदर भी मैग्नीशियम होता है। सो एक्सेस ऑफ लैक्सेटिव्स कैन कॉज किडनी अफेक्शन ऑल्सो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम ज्यादा लेने से किडनी पे अफेक्ट होता है। तो जो लोग ज्यादा लैक्सेटिव्स यूज करते हैं, यानी कि पेट साफ करने के लिए यूज करते हैं, देखिए isn't it beautiful कि मैग्नीशियम एक ऐसी दवा है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है अगर वो टोटलिटी से मैच करता है। और उसके लिए जब आप क्रूड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम देते हैं तो वो आपको नुकसान करता है, क्योंकि वो आपको टेम्परेरीली ठीक करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ऐसा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम सप्लीमेंट जरूर हेल्प करेगा, लेकिन शायद वो डेफिशिएंसी से रिलेटेड चीजें बार बार आएंगे। लेकिन अगर आप उसको होम्योपैथिक फॉर्म से ठीक करेंगे तो वो डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि शायद डेफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन सही ना होने की वजह से है। उसका मैं कारण क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि शरीर में मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है, जो मात्रा चाहिए, वो बहुत ही कम चाहिए, बहुत ही कम। तो जितना अगर शरीर में आ गया तो वो कई महीनों तक, सालों तक आपको उस बॉडी का उससे काम चलता है। Let's move to the next point. So I have said, हमारे पास समय कम है तो मैं केसेस बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मैग्नीशियम ग्रुप के बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग जाकर इस रेमेडी को यूज करें, बिकॉज मैंने इससे काफी काफी केसेस ऐसे ठीक करे हैं जो कि मैं और ग्रुप से नहीं ठीक कर पाई। सो मैं एक ही केस आज डिस्कस करना चाहूंगी। हाँ, तो मैं शॉर्ट में केस बताऊंगी। ये केस हमारे पास आया था, और ये टीचर का केस था, और इस लेडी को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, और बहुत ही सिवियर कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल क्रम्बलिंग स्टूल्स, मतलब कि जैसे
बकरी की जिस तरह से पॉटी होती है उस तरह के उसके स्टूल्स और उसको वजाइना। और जब वो हमारे पास आई तब उसके बच्चे ऑलरेडी 10 साल और 12 साल के हो चुके थे, शादी को 15 साल हो चुके थे। तो बचपन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट केस, जहाँ पे शायद पेशेंट बाद में मैग्नीशियम फेस में गया ऐसा हमें लगा। तो उसने ये बताया कि उसके घर पे उसको, जो हमारा कंक्लूजन निकला उससे केस लेकर, कि उसको लगता है कि प्यार कुछ है ही नहीं घर के ऊपर, जबकि उसके बचपन में उसको बहुत बहुत प्यार मिला। और वो ये बात कभी भी एक्सप्रेस नहीं करती थी अपने हस्बैंड से। यहाँ पे जॉइंट फैमिली है, सबके साथ रहती है, कहती है मैं सारा का सारा काम बिल्कुल अपनी ड्यूटी की तरह करती हूँ। और प्रेगनेंसी के अंदर पूरी की पूरी 9 महीने की फर्स्ट प्रेगनेंसी जो उसकी शादी होते ही हो गई थी, वो उसकी जिंदगी का एक मोड़ था, जिसके बाद वो कहती है कि मैं बिल्कुल बदल गई और जो मेरा मन बिल्कुल टूट गया, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के अंदर उसको खाने की स्मेल से इतना नौशिया होता था कि वो खाना ही नहीं खा पाती थी। लेकिन फिर भी उसको 9 महीने खाना बनाना पड़ा और उसने उस 9 महीने के अंदर वेट बहुत मुश्किल से गेन करा और हमेशा वेट लॉस पे चलती थी। तो उसको ऐसा लगा कि प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं। जब मैंने इस केस को रिपोर्टराइज करा, इमोशन सप्रेस्ड और उसके अंदर गुस्सा था जो वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रही थी, उसको लगता था कि बोल के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई कोई समझेगा नहीं। ये एक ऐसा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो मैंने बहुत सारे सोडियम और नाट्रियम केसेस, मैग्नीशियम केसेस में देखा है। दोनों के अंदर दुख होता है, दोनों के अंदर गुस्सा होता है, दोनों को प्यार की कमी महसूस होती है। लेकिन सोडियम या नाट्रियम पेशेंट ज्यादातर अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, और अगर नहीं भी एक्सप्रेस करते हैं तो उनके चेहरे पे वो दिखता है, उनका चेहरा दिखता है और आसपास लोगों को पता होता है वो नाखुश है। और ये चीज मैग्नीशियम पेशेंट में बिल्कुल उल्टी होती है। आप मैग्नीशियम पेशेंट से कभी भी नहीं बता सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैग्नीशियम के केस के अंदर हम कहते हैं कि इमोशंस जो हैं वो रिप्रेस्ड हैं, सप्रेस नहीं है। उसको खुद ही एहसास नहीं होता कि शायद उसने अपनी इच्छाओं को दबाया है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो पेशेंट को लगा बोलने की कोई फायदा ही नहीं है। और ये कहीं किसी मदीना अमेरिका में नहीं मिलता, लेकिन ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैग्नीशियम पेशेंट कई बार इस तरह की बात कहते हैं। सो दिस इज ओनली माय एक्सपीरियंस क्लिनिकल। आप अपने एक्सपीरियंस में देखिएगा आपको क्या लगता है। मेरे मेरे केसेस में मैंने कई बार पेशेंट को बोल देखा बोल के फायदा नहीं, इसलिए कुछ ऐसा था ही नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने मन की बात को दबा रही हूँ, सो इतना ज्यादा डीप सप्रेशन है कि पेशेंट को खुद ही रियलाइज नहीं हो रहा कि वो अपने मन की इच्छाओं को दबा। सो हमने इस पेशेंट को मैग्नीशियम से शुरू करा, इनफ्रीक्वेंट डोजेस में 30 में हमने स्टार्ट करा। और 3 महीने के बाद उसको कोई माइग्रेन का अटैक नहीं था। वो इतनी सिवियर एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर थी। और जैसा हमने बताया वो माइग्रेन उसके लिए क्यों इतना ज्यादा दुखदाई था, क्योंकि माइग्रेन की वजह से वो टीचर थी, उसको इतना सिवियर होता था कि उसको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी, क्योंकि टीचर्स को अलाउड नहीं होता था कि इतनी तबीयत खराब में आप स्कूल आओ। और वो रोती थी कि मैं वो छुट्टियां अपने बच्चों के लिए रखना चाहती हूँ और मैं अपनी हेल्थ के लिए छुट्टियां नहीं लेना चाहती हूँ। उसके लिए ये बहुत लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि उसकी जॉब जो थी उस पे बना रही थी, क्योंकि वो उसको हर हफ्ते माइग्रेन की वजह से काम उसका अफेक्ट हो रहा था। उसका वजाइनाइटिस भी बेटर हो गया। और सबसे मेन जिसके लिए वो आई भी नहीं थी, उसका कॉन्स्टिपेशन डे 1 से बेटर होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने उस पेशेंट को मैग्न्यू 200 की कुछ इनफ्रीक्वेंट डोजेस दी। कुछ केस शुरू शुरू में 2 हफ्ते में एक बार, फिर हर हफ्ते, जस्ट टू सी जैसे जैसे उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता जा रहा था। उसका ट्रीटमेंट हमने 6 महीने के बाद बंद कर दिया, कुछ टाइम तक को दिया। और उसके बाद लगभग 3.5 साल के बाद वो फिर मेरे पास वापस आई, जब उसको माइग्रेन दोबारा आया। मैंने फिर से उसके कुछ, हमने उसको मैग्न्यू के डोजेस दिए एंड द पेशेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद उसको कभी भी माइग्रेन की तकलीफ नहीं हुई, कभी भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद वो कई सालों के बाद हमारे पास बैक एक के लिए आई, उसके बाद एक बार स्किन की कुछ प्रॉब्लम के लिए आई जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस उसको हुआ था, एंड उसको हमने जो भी रेमेडी आई उससे ठीक करा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, कि अगर दवा ठीक तरह से मैच करती है तो वो पेशेंट की पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिपेशन उसको पिछले 11 साल से था,
वो भी उसका ठीक हो गया। So that's one of the very good cases which I wanted to share with you. हमारे पास समय बहुत कम है, मेरे पास कुछ इन सब पेशेंट्स के वीडियो फॉलोअप्स हैं जो हम नहीं शेयर कर पाएंगे, लेकिन that's one thing which I wanted to share with you. उसके बाद ये एक केस है, I think I'll share two cases, जहाँ पे ये पेशेंट हमारे पास आई थी जो कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस था। सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे मुंह के अंदर पूरी की पूरी जो सतह होती है उसमें ड्राइनेस हो जाती है। इस पेशेंट को बहुत सिवियर सबम्यूकस फाइब्रोसिस था, इस हद तक कि वो पेशेंट बात करने के लिए भी उसको हर कुछ समय के बाद पानी पीना पड़ता था, क्योंकि मुंह में सलाइवा बिल्कुल बनना बंद हो गया था। वो नमक तक अपने खाने में ठीक से नहीं खा पाती थी, स्पाइसेस, और उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। So, ये केस भी इट वाज a lot of emotional suppression after the marriage and also in childhood, जहाँ पे पूरे के पूरे जॉइंट परिवार में इतने सारे बच्चे रहते थे कि कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या था, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ, मैंने इसलिए कुछ चीजें निकाली कि अब मैग्नीशियम तक कैसे पहुंचे। कई बार क्या होता है, सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता, वो पेशेंट की फीलिंग होती है। बहुत बहुत रिच खानदान में भी हुई, सब कुछ था, कोई भी चीज की कमी नहीं थी, नौकर चाकर आगे पीछे, लेकिन ये शुरू से बीमार रहे। जो पिताजी थे वो अल्कोहल लेते थे और वो काम में हमेशा बिजी रहते थे। जो माता जी थी वो सारे बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। तो इनकी परवरिश इनकी जो इनकी चाची जी थी उन्होंने करी। तो क्या हुआ, बच्चे को सब कुछ होते हुए भी वो जो एक अफेक्शन जो माँ बाप का मिलता है वो नहीं मिला। और क्या हुआ, ना जानते हुए ना समझते हुए भी बच्चे के अंदर एक प्यार की कमी हो गई और बड़े होने तक उनको वो चीज महसूस होती है। जब शादी हो गई तो फिर परिवार बिल्कुल अलग तरीके का था और पैसा उतना नहीं था। जो हस्बैंड थे वो डोमिनेटिंग थे और उन्होंने चुप रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप हो गई जिसको कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस, और एक सिवियर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो गया। सो दिस इज, ये होता है जब हमारे शरीर और मैग्नीशियम की जर्नी में हमें ये कई बार दिखता है, बेसिक प्यार की कमी जो इंसान को चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट मैग्नीशियम में मैंने ये डिफरेंशिएशन देखा है कि उसको पता नहीं चलता कि उसके लिए कमी है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तब हमें ऐसा लगता है, पेशेंट बोलता है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ था, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग थी कि पेशेंट को ये कमी हुई और इस वजह से शायद ये हुआ। और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये पूरी हिस्ट्री है जो हमारी पेशेंट की लाइफ हिस्ट्री है कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट ये कोर था जो मैंने आपको बताया। एंड हमने इस पेशेंट को मैग्न्यूल दिया और उसका सबम्यूकस फाइब्रोसिस काफी हद तक बेटर हो गया। हम उसको पूरा 100% ठीक नहीं कर पाए, पर उन्होंने बात करना शुरू कर दिया, वो लेक्चर्स के लिए जाती थी, वो कर पाई, उनके लिए वो बहुत एम्पावरिंग था, उनके लिए वो बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने खाना नॉर्मल खाना शुरू किया, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया और उनको एक पैल्पिटेशन की एक तकलीफ होती थी जो ठीक हो गई। अब ये पैल्पिटेशन की अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा केस कम से कम 15 साल शायद 18 साल पुराना केस है, 16 साल पुराना। तब मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मैग्नीशियम ग्रुप हार्ट में भी हेल्प कर सकता है, बट वो पैल्पिटेशन को हेल्प हुआ। कि जैसे जैसे हम स्टडी करते रहते हैं, मैं भी हर दवा को समझने के लिए और कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद उनका पैल्पिटेशन भी इस वजह से ठीक हुआ होगा क्योंकि उस पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिसबैलेंस रहा होगा उसके हार्ट मसल्स के अंदर, क्योंकि उनके कार्डियक टेस्ट बिल्कुल उस टाइम पे नॉर्मल थे, कुछ भी ऐसा नहीं आता था, सिर्फ एक फिब्रिलेशन आता था जिसके लिए डॉक्टर ने उनको कुछ दवाई दी थी जिससे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हमने मैग्नीशियम दिया तो पैल्पिटेशन चला गया। वो एक साइड बेनिफिट था। आज शायद मैं उस अंडरस्टैंडिंग को रिलेट कर पाती हूँ। ये था। अब आई थिंक हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है तो मैं और केसेस नहीं डिस्कस करूंगी। मैं इस पर जाऊंगी कि हम मैग्नीशियम ग्रुप का मन कैसा रहता है। मैग्नीशियम एक बहुत ही डीप एक्टिंग रेमेडी है, ऐसा मेरी आज की डेट में समझ है। हम लोग इसको बहुत बार डिस्मेनोरिया के लिए यूज करते हैं एंड केस बहुत ही ब्यूटीफुल काम करती है। मन पर इसका गहरा प्रभाव रहता है।
और मैं इसको हमेशा, मेरे पास जितने भी केसेस में मुझे सोडियम ग्रुप लगता है या नाट्रियम ग्रुप लगता है, मैं मैग्नीशियम को जरूर एक्सक्यूज मी, मैग्नीशियम ग्रुप को मैं जरूर वो करती हूँ, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैग्नीशियम और सोडियम जो है वो आपस में बहुत ही आसपास आते हैं, बहुत ही उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी सिमिलर रहती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों की दोनों रेमेडीज को समझें और डिफरेंशिएट करें। हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम का एक बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको मैं रिलेट, जैसे हम कहते हैं ना कि मेटामॉर्फिकल अंडरस्टैंडिंग और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, मैं ग्रुप्स में वो अपनी समझ के लिए करने की कोशिश करती हूँ। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, और हम सब जानते हैं कि प्रेम हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। ऐसा मुझे लगता है कि मैग्नीशियम पेशेंट के अंदर, शुरू के जीवन के अंदर, अगर प्यार में और स्नेह में कमी का अभाव उनको मिले, तो उनको इस तरह की कंडीशन या इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह की डेवलप होती है, और उनकी मैग्नीशियम रेमेडी काफी इस्तेमाल में आ सकती है। सोडियम को भी उसके लिए लेते हैं, पर मैग्नीशियम भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज ये है कि मैग्नीशियम पेशेंट को ऐसा कोई एहसास नहीं होता कि उसको कुछ कमी है। सोडियम पेशेंट आके बताएगा कि माँ से प्यार नहीं मिला, पिता से प्यार नहीं मिला, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर वो एहसास ही नहीं होता। आपको केस हिस्ट्री से समझना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस में शायद वो कमी है, और पेशेंट वो बता भी नहीं पा रहा, वो इतना डीप डिप्रेशन है। और इस वजह से, क्योंकि वो डिप्रेशन है, क्योंकि वो रियलाइजेशन नहीं है, इस वजह से आपको बहुत बार इस तरह का होता है कि पेशेंट के अंदर डीपर पैथोलॉजीज डेवलप होती है, जैसे कि फाइब्रोइड्स, जैसे कि कैंसर, जैसे कि पीसीओएस की सिस्ट, जैसे कि माइग्रेन, जैसे कि सिवियर कॉन्स्टिपेशन, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद कई ऐसे पेशेंट जहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे या तो वास्तविक अस्वीकार किया गया हो बच्चे को, या पेशेंट की फीलिंग ऐसी हो कि मुझे स्वीकार नहीं किया गया है। जो थर्ड केस मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी, वो एक ऐसा ही केस था जहाँ पे वो अनवांटेड प्रेगनेंसी का केस था। लेकिन अब उस बच्चे को, जो पिता थे, जो उसके सेकंड फादर थे, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया उस बच्चे को जिसकी कोई हद नहीं थी, वो उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब माँ प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा नहीं चाहती थी। और वो बच्चा जब हमारे पास आया, वो बिल्कुल ऐसी हालत में था कि वो एम्स में भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लाखों रुपए वो, हजारों रुपए वो खर्च कर चुके थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, पर उसका लिवर बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, उसको क्रॉनिक डायरिया था, वाइट पेस्ट्री स्टूल्स थे। एंड सिर्फ इसी के ऊपर मैंने ये अंडरस्टैंडिंग निकाली, पहले हमने उसको एक्यूटली कैमोमिला वगैरह से ट्रीट करा पेशेंट को, कि इस पेशेंट के अंदर एक बेसिक प्यार की कमी है और अनवांटेड प्रेगनेंसी है। तो शायद वो ऑर्फन्स की जो फीलिंग है, केंट ने बहुत ही ब्यूटीफुली मैग्नीशियम ग्रुप को बताया है, ऑर्फन वाली जो फीलिंग है वो मैग्नीशियम ग्रुप के अंदर रहती है। और केंट ने बताया था कि उन्होंने ऑर्फनेजेस के अंदर बहुत सारे बच्चों के क्रॉनिक डायरिया को मैग्नीशियम ग्रुप से ठीक करा। सो वो केस मैंने सिर्फ उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मैग्नीशियम से ठीक करा। और आज कितने ही साल हो चुके हैं, कम से कम 15 साल हो चुके हैं, आज भी वो लेडी बहुत दूर जा चुकी है, दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। आज भी मुझे हर दिवाली, हर ईद पे मुझे उनका फोन आता है कि बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इतनी बड़ी। सो आई थिंक उस केस के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ी जो पूंजी है वो वही है कि इतना, जो बच्चा बिल्कुल इस तरह से था और वो इस तरह से हम उसकी मदद कर पाए। सो मैग्नीशियम के अंदर, कमिंग बैक टू इट, कि जीवन के विभिन्न चरणों में प्रियजनों द्वारा अस्वीकार किया जाना या असंवेदनशीलता या कभी कभी का एहसास होना। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को शायद प्यार की कमी नहीं होती, लेकिन उसकी प्यार की दिल की जरूरत ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी मैग्नीशियम लेना। तो मैग्नीशियम कई बार ऐसे निराश
होते हैं, उदास होते हैं, जो अपने बाहर बिल्कुल शांत रहते हैं, आप उनको देख के नहीं बता सकते कि वो डिप्रेस्ड है, बाहर बिल्कुल शांत मोर्चा, क्योंकि दुख उनके लिए सचेत रूप में खुद ही उनको उपलब्ध नहीं होता। उनको खुद ही नहीं पता होता कि मैं अंदर से शायद मेरे अंदर कोई कमी, मुझे कमी महसूस हो रही है। असंवेदनशीलता लोग तभी वो इनपुट ले पाते हैं जब वो उसको खुद रियलाइज करें, तो वहां पे इसकी कमी होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक गाना जो मैग्नीशियम ग्रुप के लिए बोलती हूँ, जो आप सब सुना होगा, अ, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। तो ये स्मिता पाटिल का एक गाना है, मुझे लगता है वो मैग्नीशियम ग्रुप को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। तो मैं इसको इसके थ्रू बताना चाहती हूँ कि सबसे मेन क्या है, पेशेंट के अंदर रिजेक्शन या डिनायल की फीलिंग है, उसको सुरक्षा और मान्यता पूरी तरह से नहीं मिल जाती है, और उसका ये सारा का सारा जो दर्द है वो इंटरनली चला जाता है। स्वयं का अनुभव, खुद की फीलिंग से पेशेंट खुद ही इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और उसके अंदर ये खुद ही की फीलिंग्स को फील नहीं कर पाता है, वो डिप्रेशन स्टेज के अंदर चला जाता है। और सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर फीलिंग ऑफ लैक ऑफ लव रहता है, पेशेंट को खुद नहीं होता है। और जब हम पेशेंट को मैग्नीशियम देते, और बाहर से पेशेंट बिल्कुल शांत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और ऐसा मुझे लगता है कि जब हम पेशेंट को मैग्नीशियम ऐसे केसेस में देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसका स्ट्रेस हैंडलिंग बढ़ता है, और उसके अंदर एक कैरेक्टर आ जाता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ जाता है, और वो इन चीजों से बाहर निकल सकता है। सो सामाजिक कार्यकर्ता मैंने कई बार देखा है, टेक्नीशियन होते हैं, पीस लवर्स होते हैं, एनजीओ में काम करते हैं, और इनके अंदर जो एंजाइटी के केसेस भी आप कई बार मैग्नीशियम से ठीक कर सकते हैं, बट एंजाइटी बहुत डीप रूटेड होती है, और ये एंजाइटी कई बार मैग्नीशियम में सिर्फ ड्रीम्स के लेवल पर दिखती है। यहाँ तक कि या तो मैग्नीशियम के अंदर बहुत विविड ड्रीम्स होते हैं, और कई बार मैग्नीशियम में ड्रीम्स ही नहीं होते हैं। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मैट्रम। आप सोच रहे हैं कि सोडियम ग्रुप ऑफ रेमेडी है, और पेशेंट का आपने हिस्ट्री ली, और पेशेंट कहता है कोई सपना नहीं आता, क्योंकि ड्रीम हमारे आरईएम स्लीप का, नींद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमें सपने आते हैं, तो पेशेंट उस ड्रीम को भी एक्सेस नहीं कर पाता है, इतना डिप्रेशन है। सो नो ड्रीम्स इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नीशियम। एंड वन मोर थिंग जो बहुत कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीशियम का, कि जो उसके स्टेन्स होते हैं या जो भी दाग होते हैं पसीने के, और फीमेल्स के अंदर पीरियड्स के, वो साफ नहीं हो पाते। तो जो घाव है वो पेशेंट के दिल के अंदर, जैसे हम कहते हैं, बना रहता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। ड्रीम्स, और जो मैंने बताया कुछ इस तरह के, और जिन केसेस में ड्रीम्स आते हैं वहां पे कुछ इस तरह के सपने कि उसकी ट्रेन पीछे छूट गई, सब लोग निकल गए, वो अकेला रह गया, रिश्तेदारों के साथ ट्रेन रवाना हो गई और वो पीछे रह गया। और सुखद सपनों के अंदर मैग्नीशियम को सबके साथ रहना, रिश्तेदारों के साथ रहना, और चिंता करना, असुरक्षा, और उसको खाना नहीं मिल रहा या पोषण नहीं मिल रहा, इस तरह की भावनाओं के भी ड्रीम्स आते हैं। और ऐसे लोगों के साथ वो घूम रहा है जहाँ पे वो उनपे विश्वास नहीं कर सकता, तो इस तरह के ड्रीम्स भी कई केसेस में देखे जाते हैं। उसके बाद जब हम माइजमेटिक लेवल पर जाते हैं तो केंट ने ऐसा कहा है कि साइकोटिक और सिफिलिटिक दोनों देखा गया है, और केंट ने ये भी कहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ लोगों के लिए ये दवाइयां इस्तेमाल कर जाती हैं, जो कि बहुत सोरिक सिकनेस को लेकर कैरी करते हैं, और उस केसेस में भी आपको कंसिडर करना है। जैसा मैंने बताया, केंट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि ऑर्फनेज के अंदर, या जो बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, वहां पे मैग्नीशियम ग्रुप ऑफ रेमेडी समझना बहुत जरूरी है। सो एक ये डिफरेंशिएशन सोडियम और मैग्नीशियम का जो मैं बहुत देर से बता रही हूँ वो यही है कि मैग्नीशियम ग्रुप के अंदर डिप्रेशन है, सोडियम के अंदर सप्रेशन है, सोडियम के अंदर एक्सप्रेशन है, रियलाइजेशन है, मैग्नीशियम में डिप्रेशन है। पेशेंट को खुद ही एहसास नहीं है कि कितने हद तक उसको दर्द हो रहा है, या वो कैसे अपने उसमें कर रहा है। उसके बाद सोडियम ज्यादातर बहुत इम्पल्सिव भी होते हैं, फटाफट एकदम से गुस्सा दिखाना, लेकिन मैग्नीशियम पेशेंट ज्यादातर बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पीस लवर्स होते हैं।
सोडियम अपने रास्ते के हिसाब से चलेंगे, लेकिन मैग्नीशियम पेशेंट हमेशा सबके हिसाब से चलना चाहेंगे। आपने देखा होगा पीपल प्लीजर, जो लोगों के हिसाब से सब कुछ करना चाहेंगे, दोनों अंदर से उदास हैं। सोडियम पेशेंट जो है या नाट्रियम पेशेंट जो है वो बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन मैग्नीशियम क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोल के फायदा नहीं है, आगे बढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये फीलिंग स्टेट जो है ये मैंने ऐसा देखा है कि ये डिप्रेशन की वजह से इस तरह का आता है। सोडियम के अंदर अंदर गुस्सा होता है, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर कड़वाहट होती है, जो वो खुद के लिए महसूस करता है। उसको खुद ही लगता है कि मैं इतना वर्थ ये चीज है। और फिजिकल लेवल पे जब हम आते हैं तो मैग्नीशियम में बच्चों के पेट में कीड़े होना, डायरिया की टेंडेंसी होना, मैल न्यूट्रिशन होना, यानी कि खाना ठीक से ना पचना, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ब्रेस्ट एंगॉर्समेंट, जहाँ पे काली ग्रुप भी आएगा आप जानती हैं, तो यहाँ पे प्री मेंस्ट्रुअल के अंदर भी ये एक चीज आ जाती है। स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया हम सब जानते हैं, उसके लिए यूजफुल है। उसके बाद स्लोनेस एंड डलनेस ऑफ मसल्स, ड्राइनेस और डीपर पैथोलॉजीज जिसकी हमने बात करी। उसके बाद कुछ और कंडीशंस जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन या पैरासिस स्टेट। पैरासिस अगेन कॉन्स्टिपेशन इज द स्टेट ऑफ पैरासिस। हाइपरट्रॉफी या इंड्यूरेशन, सिस्ट, और न्यूट्रिशन जहाँ पे खाना शरीर को नहीं लग रहा है। उसके बाद ग्लैंड्स के अंदर भी मैग्नीशियम यूज होता है। और डिस्चार्जेस जो हैं मैग्नीशियम के, जैसा मैंने आपको बताया भी था, बहुत थिक होते हैं, स्ट्रिंजी होते हैं, और वो दाग छोड़ देते हैं, उनके दाग साफ नहीं हो पाते हैं। ये कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मैग्नीशियम के लिए बहुत ही पिक्यूलियर है। उसके बाद मैग्नीशियम फिजिकल्स के अंदर ही पीरियड्स के आसपास मैग्नीशियम रेमेडी अच्छी रहती है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज जहाँ पे दांत का दर्द बहुत ज्यादा हो। हम लोग कैमोमिला यूज करते हैं, कई बार मैंने देखा जहाँ पे कैमोमिला काम नहीं करती वहां पे नर्व पेन के लिए मैग्नीशियम भी काम करता है। ड्राइनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन में उसको नींद आती रहती है, उसका कारण देखिए आप, जब हम नींद लेते हैं तब हम आराम करते हैं, हम सपने में जाते हैं हमारे शरीर, लेकिन मैग्नीशियम इतना ज्यादा दर्द में है कि वो अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा है, वो नींद में भी आराम नहीं कर पा रहा है, और दिन भर उसको नींद आती है। सो ये मैग्नीशियम ग्रुप का एक ओवरऑल पिक्चर है जो हमने आपको बताया। How much time we have? 10 minutes. सो डॉक्टर अंकिता, आप मुझे बताइए, आई थिंक डॉक्टर सानी ने मुझे कहा था कि 45 to 50 मिनट्स, उसके बाद आप उसको वो करना चाहेंगी, तो आप बताइए, वुड यू लाइक टू स्टॉप हियर, और अगर लोग कुछ सवाल पूछना चाहेंगे या हम इन रेमेडीज आप 5 मिनट और कैरी कर सकती हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ग्रुप मैंने बता दिया। अब मैं कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो मैक काब है, मैक का पेशेंट हमेशा चल के बेहतर होता है, उसको चलना अच्छा लगता है। मैक काब में ठंड, चिली पेशेंट होते हैं, और मैक काब में पीरियोडिसिटी बहुत बार दिखती है कि वो कुछ दिनों के बाद उसकी कंप्लेंट्स वापस आती हैं। और मैक काब नर्व पेन के लिए बहुत यूजफुल है। और स्पैस्मोडिक डिस्किनेमिया हम सब जानते हैं। जो मैग्नीशियम ग्रुप का बच्चा होता है वो वजन नहीं गेन कर पाता है, पतला होता जाता है। मैग्नीशियम ग्रुप के बच्चों को मीट बहुत पसंद होता है, और उनकी बॉडी से खट्टी स्मेल आती है, जैसे कि केलकेरिया ग्रुप में आती है, वैसे ही मैग्नीशियम ग्रुप के अंदर की खट्टी पंजन स्मेल आती है। और उनके स्टूल्स वाइट और पेस्टी होते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको केस बताया था बच्चे का, वो टिपिकल मुझे लगता है एक मैक का आपका मेरा बच्चों के केस के लिए फर्स्ट केस था। दैट्स 16-17 केस। उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों को उस बच्चे से लर्न करके रिकॉग्नाइज करा। और या तो सिवियर डायरिया रहता है जहाँ पे वाइट पेस्टी स्टूल्स रहते हैं, या कब्ज की शिकायत रहती है जहाँ पे बिल्कुल क्ले की तरह, जैसे आप क्ले देखते हैं जो लाइम की क्ले होती है जिससे बच्चे चूना, उस तरह के वाइट पेस्टी हार्ड स्टूल्स होते हैं, ठीक है। और क्रम्बलिंग स्टूल्स होते हैं जैसे बकरी की पॉटी होती है, उस तरह के स्टूल्स भी मैग्नीशियम का चाइल्ड के अंदर देखे जाते हैं। और जब हम कैलकेरिया से इसको कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम कार्ब के अंदर लैक ऑफ स्टैमिना होता है, और कैलकेरिया कार्ब बच्चे इतने पतले नहीं होते जितने मैग्नीशियम होते हैं।
और केलकेरा का बच्चे जो होते हैं वो थकान में ज्यादा हो जाती है और मैग्नीशियम के अंदर बहुत सर दर्द की शिकायत रहती है। दोनों के अंदर मीट का क्रेविंग रहता है, दोनों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद रहते हैं। मैक को खासकर मैग्नीशियम ग्रुप के अंदर, यस यू कैन नोट दैट एवर्जन टू ग्रीन वेजिटेबल्स इज आल्सो वेरी वेरी कॉमन, रिपोर्टरी में भी ये दिया हुआ है। और इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है, दूध बच्चों को सूट नहीं करता है, दूध से इनको तकलीफ रहती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, कैल्केरिया और मैग्नीशियम को एज अ रेमेडी, कैल्केरिया के अंदर हमारे पास सॉरी मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास साइकोसिस और ट्यूबरकुलर है, और उसके अंदर सभी माइजम्स हैं। कैल्केरिया के अंदर पीएमएस हो सकता है, मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा मार्क्ड है। कैल्केरिया यूजुअली धीरे धीरे सिम्टम्स लाता है, मैग्नीशियम में बहुत ही स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज होता है। और कैल्केरिया के अंदर एजिंग नहीं होता। मैग्नीशियम लोग जो होते हैं वो कई बार अपनी उम्र से ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेशन रहता है, इतना दुख रहता है अंदर, तो पेशेंट अंदर से खुशी कहीं नहीं हो पाता और अपने से ज्यादा एज का भी लगता है। और पीरियड्स का मैंने बता दिया कि डार्क क्लॉट्स रहते हैं जो वॉश नहीं होते हैं, ये मैग्नीशियम का खास है। दोनों के अंदर खट्टेपन की स्मेल रहती है। कैल्केरिया जो होता है वो बेटर होता है जब उसको पैर नीचे लटकाता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो पैर लटकाने से उसको तकलीफ ज्यादा होती है। ये एक और सो आई थिंक दिस इज ऑल आई थिंक फॉर टुडे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और ऑब्वियसली डिटेल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है। और डॉक्टर सानी और डॉक्टर अंकिता, मैं आपको स्टेज वापस देती हूँ। आपका प्रेजेंटेशन हर हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा रहता है, और मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आपने जो हेरिटेज में आपने जो फाउंडेशन दिया है हेरिटेज जर्नल का, होम्योपैथिक हेरिटेज का, उस समय से मैं आपको देख रहा हूँ। आपके जितने भी एनालिटिकल स्टडी बहुत अच्छा है, और खास करके जो आपने इस पीपीटी में आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है, हमको लगता है कि कई एक मेट्रा मेडिका को कंसल्ट करने के बाद में बना है। ये तो यही तो लगता है, क्योंकि किसी एक मेट्रा मेडिका पर भरोसा आपने नहीं किया। ये बड़ा रिसर्च अप्रोच है और इसको हम लोगों को जरूरत है ना। होम्योपैथी को डेवलप करने के लिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर अक्सर हम लोग बहुत सी बातें को एक ही किताब को पढ़ लेते हैं, आप कहते दिमाग में बैठा लेते हैं कि यही सिम्टम्स इसमें है, और दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब हम लोग, मैंने भी देखा, एक समय मेरी धारणा बनी हुई है कि इसका मैग्नीशिया का ये सिम्टम्स होगा, लेकिन क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा, अगर दूसरी किताब में मैं पढ़ने के बाद देखता हूँ नहीं, जो 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 दूसरे लोग बोल रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो है तो डिफरेंट मेट्रा मेडिका में, और आज हमारे पास में कंपाइल्ड मेट्रा मेडिका का बहुत बड़ा अभाव है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि सिंथेटिक मेट्रा मेडिका होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड मेट्रा मेडिका होगा, ऐसा अभी तक शायद नहीं है। तो जो भी प्रेजेंटेशन से हम लोगों का होता है, किसी न किसी एक व्यूज को लेकर के लोग करते हैं, लेकिन गीता जी आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है किसी एक व्यूज को लेकर के नहीं चला है। मैं देख रहा हूँ कि आपने कई एक मेट्रा मेडिका को रेफरेंस के रूप में यूज किया है, और अपना पर्सनल भी केस को जो आपने शेयर किया है, ये अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल स्टडी है। और मैं चाहूँगा, पिछले बार भी आपने एक मेडिसिन को बताया, एक ग्रुप को बताया था, वो भी हम लोगों ने बहुत लाइक किया हमारे ऑडियंस ने। और अभी मैं आपसे और भी रिक्वेस्ट करूँगा किसी तरह से कुछ लोगों को गाइड कीजिए, क्योंकि एक आज जो सबसे बड़ा कमी क्या है आज हमारे पढ़ने में, पढ़ाई में, एजुकेशन में यही कमी है कि हम लोग टेक्स्ट बुक में मान लेते हैं कि एलन स्पीनोट है। अब एलन स्पीनोट की कुछ बातों को रख लेते हैं, बच्चे रख जाते हैं, पढ़ते नहीं। तो ये पढ़ते नहीं है तो इससे तो दिक्कत हो जाएगा ना। हम लोग एक जो होम्योपैथी का जो टोटलिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं हो जाएगा, फिर उसी तरह से अलग अलग हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन से अंकिता जी आप कुछ कहेंगी?
अंकिता जी, प्लीज गो अहेड। अंकिता जी, यस सर। हाँ, आप सर सर मुझे तो प्रेजेंटेशन मैम की बहुत अच्छी लगी, सीखने का मौका मिला एज अ मटीरियल स्टूडेंट, क्योंकि मैं बैक्सन से एमडी कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। और जैसा कि सर ने भी बोला कि सारी चीजें हम लोगों पे छोड़ दी जाती हैं, ऐसा माना जाता है कि बीएचएमएस कंप्लीट हो गया, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, खुद से पढ़ सकते हो। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और हमारे लिए सबसे इजी टू गो एक होता है जो एलन स्कीनोट, और या ज्यादा से ज्यादा बोरिक करते हैं। और पीओपीडीज में भी हम लोग ऐसा पेशेंट्स आते हैं तो सिंथेसिस रेपर्टरी से सिर्फ रूब्रिक्स लेके टोटलिटी बना करके एक प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन। तो कहीं ना कहीं वो चीज लैक करती है कि हम लोगों की प्रॉपर क्लासेस अगर नहीं मिल पा रही हैं, गाइडेंस वैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर ग्रुप की बात की जाए तो हम लोगों को बेसिक एक बुक पता है, ग्रुप रेमेडीज स्टडी ऑफ ग्रुप वाली जो जेडी पाटिल सर की बुक है, उसको ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छे से समझ में भी आई चीजें, डिफरेंशिएशन जो आपने बताया कैलकेरिया के साथ में और नेटरम के साथ में। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल था आज का ये सेशन मॉडरेट करना। हाँ, अंकिता जी, आपने एक बात जो कहा कि जी सर। एलन स्कीनोट और फिर आपने कहा रिपर्टरी, तो यही सबसे बड़ा गैप है। हम लोग एलन स्कीनोट के बाद में सीधे रिपर्टरी जब देखते हैं तो बहुत सारी मेट्रिया के फीचर्स खत्म हो जाते हैं। जो कि जो इनिशियल कॉन्सेप्ट बना था सीसीएच का। यस मैडम, आप कुछ बोल रही हैं मैडम? कुछ जो नो इनिशियल कॉन्सेप्ट जो बना था, उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्या था कि बच्चों को पहले एक बेस दिया जाए। यस सर, टाइम इज अप, वी आर क्लोजिंग डाउन सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सो गीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता जी, आप थैंक्स पे करके हम लोग डॉक्टर मनोज को मॉडरेटर है यस नेक्स्ट सर। मीट के उसमें ट्रांसफर कर। यस सर। सो मच डॉक्टर सानी, थैंक यू डॉक्टर अंकिता। सर, आप हमेशा मुझे बुलाते हैं, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप मुझे बुलाते हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं। और नहीं, और आपने मुझे से तारीफ के बारे में लास्ट टाइम इतना कुछ ऐड करा है, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरी हिंदी में बोलने के लिए बोलते हैं, तो मेरे लिए भी वो रिमाइंडर हो जाता है। सो मतलब हिंदी इस और हमारी मातृभाषा है, सो मैं कोशिश पूरी करती हूँ, बट अगर उसमें कुछ गैप हो तो क्षमा कीजिए। पर नहीं, हिंदी तो मुझे आपने यहाँ बहुत अच्छा बुलाने के बोला। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू डॉक्टर। मैडम, थैंक यू मैडम। ओवर नाउ टू यू दैट डॉक्टर। meeting is transferred to Dr. Manoj and for the English session. Thank you, everybody, especially to Sayani sir. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the 1391st day of continuous and uninterrupted Zoom session of IFPH. Let's start today's program with a silent prayer for a minute.